Assalamu alaikum. My name is Zainab and today my topic of discussion is keratoplasty. Is a unique name we can say, and there is another name जो कि इसको कहते हैं कि कॉर्नियल ट्रांसप्लांट, मतलब आम अल्फाज में हम इसको कॉर्नियल ट्रांसप्लांट कहते हैं और इसका साइंटिफिक नेम है केराटोप्लास्टी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे पास इंट्रोडक्शन में हमारे पास आ जाता है कि बेसिकली कॉर्नियल ट्रांसप्लांट या केराटोप्लास्टी होती क्या है और करनी क्यों होती है, रिक्वायर्ड क्यों है, इसकी इंडिकेशंस क्या है। आज के लेक्चर में हम वो डिस्कस करेंगे। और जो बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, दो ही इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ट्रीफाइन एंड पंच, जिसको हम आज डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा मजीद जो इनकी टाइप्स हैं उनकी डिस्कशन करेंगे और मोस्ट कॉमनली जो इनकी पोस्ट ऑपरेटिवली कॉम्प्लिकेशंस होती है वो करेंगे। अब हमारे पास कॉर्नियल ट्रांसप्लांट होता क्या है। एक तो हमारे पास डिजीज्ड कॉर्निया है, किसी डिजीज की वजह से डैमेज हुआ है, किसी इंजरी की वजह से डैमेज हुआ है, कोई होल हो गया है, तो हम उस कॉर्निया को रिप्लेस कर सकते हैं विद अ डोनर्स हेल्दी कॉर्निया। अब ये डोनर हेल्दी कॉर्निया हम लोग किसी लिविंग पर्सन से तो नहीं ले सकते क्योंकि उसको भी रिक्वायर्ड है। तो हम लोग जो डेड बॉडी है विद इन 6 to 24 आवर्स, ये उसकी शर्त होती है कि विद इन 6 to 24 आवर्स जो है हम उनका आईबॉल इन न्यूक्लिएशन उसकी कर लें, उसके बाद उसमें से कॉर्निया एक्सट्रैक्ट कर लें। जब कॉर्निया की एक्सचेंज कर रहे होते हैं तो उसके साथ सम पार्ट समझ लें कि 1 to 2 mm हम लोग साथ स्क्लेरा भी लेते हैं। उसके बाद आ जाती है हमारे पास इसकी टाइप्स के हम लोग किस तरीके से इसकी जो है वो केराटोप्लास्टी या कॉर्नियल ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आ जाता है फुल थिकनेस और पेनिट्रेटिंग केराटोप्लास्टी, जो कि टोटल कॉर्निया को रिप्लेस कर देता है। ऑब्वियस सी बात है, कॉर्निया की 5 लेयर्स हैं, या तो लेयर बाय लेयर हम लोग एक्सरसाइज करके उसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं या तो फुल थिकनेस हम लोग कर सकते हैं। और जो डोनर का, जो रेसिपिएंट का हमने कॉर्निया निकाला होता है, रिमूव किया होता है, उसको भी वो भी हमारे लिए यूजफुल होता है इन दैट केस के अगर किसी पेशेंट को सिर्फ एस्टिग्मेटिज्म है तो हम उनमें वो यूज कर सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास टाइप आ जाती है पार्शियल थिकनेस ग्राफ्ट, जिसमें हम लोग सिर्फ पार्शियल टिश्यू यूज करते हैं। अब ये लैमेलर केराटोप्लास्टी जिसको कहते हैं, इसमें दो तरह की इसकी टाइप्स आ जाती है फर्दर, जिसमें सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस ग्राफ्टिंग आ जाती है कि सुपरफिशियली सिंपली हम लोगों ने जस्ट सुपरफिशियल लेयर ली है। और उसके अलावा डीपर लेयर आ जाती है जो कि अब टू दी हम लोग कह सकते हैं कि डेस्मेंट मेम्ब्रेन के ऊपर तक हम लोग डीप टिश्यू ले लें, मतलब एंटीरियर उसका पोर्शन सारा सेगमेंट ले लें। उसके बाद एंडोथीलियल केराटोप्लास्टी एज ए नेम इंडिकेट, तो एंडोथीलियल हम लोग पूरा इन्वॉल्व हो गया, एंडोथीलियल इन्वॉल्व हो सकती है जिसमें सिर्फ हम लोग स्मॉल इंसिजन देके सिर्फ एंडोथीलियल लेयर को भी एक्सचेंज कर सकते हैं। उसके अलावा डेस्मेंट मेम्ब्रेन केराटोप्लास्टी है। एंड फोर्थ वन इज अ लिम्बल स्टेम सेल ग्राफ्टिंग। लिम्बल स्टेम सेल ग्राफ्टिंग इन दैट केस अगर स्टेम सेल्स की डेफिशिएंसी है किसी पेशेंट में तो हम उनमें भी लिम्बल स्टेम सेल ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास, सबसे पहले अब टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं फर्दर। इसके टाइप्स हैं जिसमें पेनिट्रेटिंग केराटोप्लास्टी है और इसकी इंडिकेशंस क्या होती है। पेनिट्रेटिंग है मतलब कि होल कॉर्निया इन्वॉल्व होगा और सम पार्ट ऑफ स्क्लेरा भी हम लोग जो है डोनर का लिया होता है और प्रिजर्व किया होता है, उसका सम पार्ट ऑफ स्क्लेरा भी लिया होता है। और विद इन 6 to 24 आवर्स हम लोगों को एक्सरसाइज करना होता है, उसको प्रिजर्व करना होता है। प्रिजर्व करने के 3 मेथड्स है वो हम फर्दर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ये इसकी टाइप करते हैं और देखते हैं कि इसकी इंडिकेशंस क्या होती हैं। इसकी 4 इंडिकेशंस है मेन। एक तो ऑप्टिकल है जिसमें कॉर्नियल ओपेसिटी, मतलब देखने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, बुल्लस केराटोपैथी हो सकती है, कॉर्नियल डिस्ट्रॉफी हो गई है, या तो एडवांस्ड केराटोकॉनस है। थेराप्यूटिक में हम कह सकते हैं कि किसी अल्सर की वजह से कॉर्निया डैमेज हो गया है या थेराप्यूटिक पर्पसेस के लिए हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टेक्टोनिक। टेक्टोनिक है कोई होल हो गया है, या हम कह सकते हैं कि किसी ट्रॉमा की वजह से या किसी इंजरी की वजह से होल हो गया, या वैसे ही होल हो गया है कॉर्निया में, तो हम तब भी रिप्लेस कर सकते हैं। और कॉस्मेटिक अपीयरेंस है एक, जिसका वाइट कॉर्निया वो एक्सचेंज उसका हो सकता है। इन दैट केस कॉस्मेटिक वैसे रेयरली यूज होता है लेकिन कॉस्मेटिक भी इसकी इंडिकेशंस में आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास प्रिजर्व करने के मेथड कैसे कैसे हैं। डोनर कॉर्निया लिया हम लोगों ने, ऑब्वियस सी बात है हमें उसको प्रिजर्व करना होगा कि वो उसकी डीजनरेशन ना स्टार्ट हो जाए या उसको कोई इन्वेडिंग ना हो जाए। तो उसके 3 मेथड्स हैं। एक तो हम लोग 4 डिग्री सेल्सियस पे 48 आवर्स के लिए इसको प्रिजर्व कर सकते हैं। अगर हम लोगों ने उसका टेम्परेचर इतना मिनिमाइज कर दिया है, ऐसे सोल्यूशन में रखा है जिसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस है, तो हम लोग उसको बस 48 आवर्स के लिए प्रिजर्व कर सकते हैं कि हमें तब तक कोई ना कोई रेसिपिएंट ढूंढना पड़ेगा कि 2 दिन के अंदर अंदर उसकी कॉर्निया ट्रांसप्लांट हो जाए। सेकंड वे हमारे पास है एमसी कैरे फॉर अ वीक, मतलब एमसी कैरे एक टेक्निक कह सकते हैं जिसमें हम लोग 7 डेज के लिए उसको प्रिजर्व कर सकते हैं
और तीसरा मेथड हमारे पास आ जाता है कि ऑर्गेनिक कल्चर फॉर 4 to 5 वीक, मतलब 4 to 5 वीक के लिए हम लोग ऑर्गेन कल्चर भी कर सकते हैं, कल्चरिंग कर सकते हैं। और एक और मेथड है जिसको जो मोस्ट कॉमनली यूज होता है, 7 to 10 डेज के लिए हम लोग कोर्निया को प्रिजर्व रख सकते हैं। उस सोल्यूशन का नाम होता है कॉर्निसोल। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास स्टेप्स क्या होते हैं? मेजर इसके स्टेप्स 3 ही है। सबसे पहले हम लोगों ने डोनर कॉर्नियल बटन को एक्सरसाइज किया, उसको एक्सरसाइज करने के बाद हम लोगों ने जो है वो होस्ट कॉर्नियल बटन को एक्सरसाइज किया। जब हम लोगों ने ई न्यूक्लिएशन की है और उसको किसी डिवाइस में रखा है, किसी प्रिजर्वेटिंग सैंपल में रखा है, जब हम सर्जरी कर रहे हैं तो हमारे पास इतना टाइम गैप नहीं होना चाहिए। विद इन अ फ्यू मिनट्स हमें एक्सचेंज करना पड़ता है, क्योंकि हमने प्रिजर्वेटिंग जो है हमारे पास सैंपल है या सोल्यूशन उसमें से कोने को निकाल लिया हुआ है, और हम रिप्लेस करने में या उसको एक्सरसाइज करने में मिनिमम से मिनिमम टाइम हो, और टाइम गैप बहुत कम होना चाहिए कि तब तक इसका रिप्लेस हो जाए और सुचरिंग हो जाए। सुचरिंग भी हम लोग दो तरह से करते हैं, एक तो हमारे पास इंटरप्टेड सुचर्स और दूसरा हमारे पास कंटिन्यूस आ जाते हैं। और सुचरिंग परमानेंटली भी कर सकते हैं हम लोग, और उसके अलावा हम लोग परमानेंटली के साथ साथ इसको 4 to 5 वीक्स आफ्टर भी हम लोग इसको सुचर्स को रिमूव कर सकते हैं। मोस्ट कॉमनली यहाँ पर इंटरप्टेड होती है, लेकिन कंटिन्यूस के बहुत सारे फायदे और इंटरप्टेड के कुछ नुकसान हैं जो हम फर्दर स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। अच्छा, पोस्ट ऑपरेटिवली हम लोगों ने क्या क्या करना है? एक तो स्टीरॉइड्स देने हैं पेशेंट को ताकि इन्फ्लेमेशन ना हो, टॉपिकल एंटीबायोटिक्स अप्लाई करने के लिए देंगे, उसके अलावा कॉन्टैक्ट लेंसेज उसको यूज करने पड़ेंगे, और सिस्टमैटिक एजेंट मतलब एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट देना पड़ेगा जो इन्फ्लेमेशन ना करे और इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट हो। उसके अलावा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर इंटरप्टेड सुचर यूज करेंगे तो हमारे पास 12 to 14 इंटरप्टेड सुचेस लगते हैं, और इसके लिए जो थ्रेड यूज होता है वो नाइलॉन 10 है। याद रखें, नाइलॉन 10 नहीं, नाइलॉन 10 यूज करते हैं, और इंटरप्टेड सुचर्स हो या फिर कंटिन्यूस सुचर्स हो। और इंटरप्टेड सुचर्स का ये एक नुकसान है कि एस्टिग्मेटिज्म के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन जो कंटिन्यूस सुचर्स हैं, अगर एक सुचर गलती से कट हो गया तो सारे सुचर्स रिमूव हो सकते हैं। अब आ जाती है हमारे पास कॉन्ट्राइंडिकेशंस एंड कॉम्प्लिकेशंस। सबसे पहले कॉन्ट्राइंडिकेशंस में आ जाता है कि किन किन पेशेंट्स में हम लोग कॉर्निया ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते। ड्राई आई सिंड्रोम है, नहीं करेंगे। लॉस ऑफ कॉर्निया सेंसेशन है, नहीं करेंगे इनमें, क्योंकि ऑलरेडी उनके कॉर्निया को सप्लाई नहीं जा रही, कोई नर्व सप्लाई नहीं जा रही, तो नेक्स्ट हम कॉर्निया ट्रांसप्लांट करेंगे तो उसको भी हो सकता है सप्लाई ना जाए। उसके अलावा एक्यूट कॉर्नियल इन्फ्लेमेशन हो सकती है। थर्ड वन, हमारे पास पोस्टीरियर सेगमेंट में कोई डिजीज है। अनकंट्रोल्ड ग्लाइकोमा है, ग्लाइकोमा जो है वो रिकरेंट है इसकी वजह से भी। उसके अलावा कोई इन्फ्लेमेशन है या कोई आईलिड की एब्नॉर्मेलिटी है, ये सब कॉन्ट्राइंडिकेशंस है कि इन दैट केस हम लोग इन पेशेंट्स पे कॉर्निया ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते। आगे कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं? कॉम्प्लिकेशंस पेशेंट की नेग्लिजेंस की वजह से भी हो सकती हैं, जो कि लेट कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। उसके अलावा जो है वो अर्ली कॉम्प्लिकेशंस में डॉक्टर की नेग्लिजेंस भी हो सकती है, या हो सकता है कि सर्जिकल साइट इन्फेक्शन हो गया है या ऐसा कोई सीन है। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास अर्ली कॉम्प्लिकेशंस में वोन लीकेज, मतलब सुचर्स ऐसे नहीं लगे हुए जिसकी वजह से वोन लीकेज हो गया है। आइरिस प्रोलेप्स कर सकता है, सेकेंडरी ग्लाइकोमा हो सकता है, उसके अलावा परसिस्टेंट एपिथेलियल डिफेक्ट आ सकता है, उसके अलावा प्राइमरी ग्राफ्ट फेलियर है, और उसके अलावा लेट कॉम्प्लिकेशंस में ग्राफ्ट रिजेक्शन हो सकती है। और उसके अलावा क्योंकि एंटीजेंस बाद में बनेंगे तो उसकी हो सकता है कि उसकी जो एंटीबॉडीज हैं वो प्रोड्यूस हो जाए, तो उसकी वजह से ग्राफ्ट रिजेक्ट हो जाए। उसके अलावा रिकरेंस ऑफ डिजीज, मतलब कोई डिजीज हुई है वो रिकरेंट हो जाए। उसके अलावा स्टिग्मेटिज्म के चांसेस जो मैंने आपको पहले बता दिए। नेक्स्ट हमारे पास टाइप आ जाती है सुपरफिशियल लैमेलर केराटोप्लास्टी। सुपरफिशियल लैमेलर केराटोप्लास्टी पार्शियल थिकनेस की एक टाइप है हम कह सकते हैं, और इसमें हम लोग जस्ट कॉर्निया का अलोंग विद स्ट्रोमा पार्ट लेते हैं और उसको ट्रांसप्लांट कर देते हैं। अब इसकी इंडिकेशन क्या होती है कि सुपरफिशियली बस ओपेसिटी है, कॉर्निया को किसी लाइट ने या लाइट कह रही हूँ किसी डिजीज की वजह से कॉर्निया ओपेसिटी हो गई है, कॉर्निया ओपेस हो गया है जस्ट ऑन इट सुपरफिशियल पार्ट, तो हम लोग सुपरफिशियल लैमेलर केराटोप्लास्टी कर सकते हैं। आगे डीप इंटीरियर लैमेलर केराटोप्लास्टी है, जिसमें 90% जो कॉर्निया है उसका इंटीरियर सेगमेंट वो उसकी ओपेसिटी हो गई है। इन दैट केस हम लोग जो है अप टू द लेवल ऑफ डेस्मेंट मेम्ब्रेन हम लोग ट्रांसप्लांट करते हैं। और इसके एडवांटेज इस है कि इसमें एंडोथीलिया तो इन्वॉल्व नहीं होती, तो सारी सी बात है कि एंडोथीलिया रिजेक्शन के चांसेस नहीं होते। नेक्स्ट हमारे पास एंडोथीलियल केराटोप्लास्टी, जिसमें हम लोग मिनिमम इंसिजन देते हैं और फोल्डेड जो एंडोथीलियल लेयर है वो हम लोग इंजेक्ट बैक कर देते हैं। और इसकी इंडिकेशंस यही कि फंचेस इन एंडोथीलियल इंजरी
और फजीज एंडोथेलियल इंजरी मतलब एंडोथेलियल की कोई इंजरी होगी उसकी वजह से। उसके अलावा हम लोग क्या करते हैं कि जो डिजीज एंडोथेलियम है वो रिमूव करते हैं और रेस्पिरेंट मेम्ब्रेन को भी रिमूव कर देते हैं। अब इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? एक तो हमारे पास फास्टर व्यू रिहेबिलिटेशन मतलब एंटीरियरली तो इंटैक्ट है और बेटर व्यू एक्यूटी के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लिम्बल स्टेम सेल ग्राफ्टिंग। लिम्बल स्टेम सेल ग्राफ्टिंग हमारे पास जिसमें ऑक्यूलर सरफेस की कोई डिजीज हो गई है या पोस्ट केमिकल बर्न हो गया है, स्टीफन जोसन सिंड्रोम है, मल्टीपल लिम्बल सर्जरीज हुई हैं, मेलिग्नेंट एंड बिनाइन लिम्बल ट्यूमर्स हैं, इन दैट केस हम लोग सिर्फ स्टेम सेल्स की या किसी को स्टेम सेल्स की डेफिशिएंसी है, इन दैट केस हम लोग सिर्फ लिम्बल स्टेम सेल्स लेते हैं और उनकी ग्राफ्टिंग कर देते हैं इन दैट पेशेंट। और कंक्लूजन तो नहीं हम कह सकते, लेकिन कुछ दो इंस्ट्रूमेंट्स जो मैंने आपको कहा था कि यूज़ होते हैं। ट्रिफाइन है जो कि एक्सपेंसिव है और एट अ टाइम एक पेशेंट पर ही यूज़ होता है, रीयूजेबल के इसके चांसेस नहीं होते। और एक पंच है जो कि डोनर्स कोर्निया को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। दिस इज़ अ ट्रिफाइन एंड दिस इज़ अ पंच। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर सर्जरीज को कवर करेंगे। सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड अल्लाह हाफिज़।